नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह के परिवार के एक्सीडेंट का लाइव वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि उनकी कार की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। जानकारी है कि नींद की झपकी आने से गाड़ी का अचानक संतुलन बिगड़ गया और कार एक्सप्रेसवे से उतरकर 150 मीटर दौड़ी और फिर डिवाइडर से जा टकराई। यह घटना हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और बताते चले कि मंगलवार शाम को यह हादसा हुआ था। हादसे में मानवेंद्र सिंह की पत्नी की जान चली गई है। आज पत्नी चित्रा सिंह का शव जोधपुर लाया गया। जोधपुर स्थित मानवेंद्र सिंह के फार्म हाउस पर शव को रखा गया, जहां पर 1 फरवरी को शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसी जानकारी है। जानकारी के अनुसार पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल की बेटी हर्षनी कंवर के इटली से लौटने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह और उनके बेटे ड्राइवर को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। मानवेंद्र सिंह, उनके बेटे और ड्राइवर को अलवर से गुरुग्राम शिफ्ट करने के लिए पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। तो गुरुग्राम शिफ्ट किया गया है ताकि बेहतर इलाज किया जा सके। मानवेंद्र सिंह की कार का एक्सीडेंट हुआ था कल और आज उसका लाइव वीडियो जो सामने आया है उसको देखकर किसी का भी दिल दहल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। एक में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कार थी वो बेकाबू होकर के डिवाइडर से जा टकराई थी। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उनका इलाज जो है किया जा रहा था। ड्राइवर, बेटे और मानवेंद्र सिंह तीनों को जो है बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया था ताकि त्वरित इन लोगों को लेकर जाया जा सके अस्पताल और वहां पर इलाज जो है वो किया जा सके। मानवेंद्र सिंह की कार का बताते चले कल एक्सीडेंट हुआ था और आज उसका वीडियो सामने आया है। इस हादसे में मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह की जान चली गई थी और जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो जब उनकी बेटी इटली से वापस आ जाएंगे उसके बाद किया जाएगा। तो पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तीनों लोगों को शिफ्ट किया है अस्पताल में ताकि उनका बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके। जोधपुर पहुंचाया गया है मानवेंद्र सिंह की पत्नी का शव। देखिए, आपकी टीम को हमारी तरफ से धन्यवाद। हमें बहुत खेद है माननीय मानवेंद्र जी पूर्व सांसद जिनकी धर्मपत्नी श्रीमती चित्रा जी जिनका निधन हुआ है, उनका हमें बहुत खेद है। बट यहाँ आने से पहले हमने देखा था कि चित्रा जी की यहाँ जो कंडीशन थी वो थोड़ी क्रिटिकल तो थी बट आउट ऑफ कंट्रोल थी। तो यहाँ से हमारी हाईवे की जो नेशनल हाईवे की टीम होती है, एम्बुलेंस टीम, उनको एम्बुलेंस में स्ट्रक्चर पे रख के सीधा अलवर के लिए रवाना कर दिया था। एक्सप्रेस पे इलीगल पार्किंग खड़ी होते हैं तो हमने क्या ढाबे की वजह से होते हैं वो, तो हमने ढाबों को नोटिस दे रखा है और पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज कर रखी है उनके नाम से और ढाबों को काफ़ी बार हटा दिया गया, फिर भी वापस वो लगा रहे हैं। तो हम रात दिन उनको हटाने में कोशिश लगे रहते हैं। पेट्रोल टीम तुरंत उनको अनाउंस करती रहती है और गाड़ियों को आगे पीछे करते रहते हैं और खासतौर विशेष हमने आरटीओ टीम को बुला रखा है। मानवेंद्र सिंह जी और उनके जो परिवार के सदस्य थे और ड्राइवर था वो सीधे हॉस्पिटल सोलंकी हॉस्पिटल आए थे और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनको पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम भेजा गया और जो भी यहाँ पे इलाज हो सकता था वो तत्परता से किया गया है और यहाँ पे हमारे चिकित्सकों की देखरेख में और चिकित्सक साथ में गए हैं और उनको पूरा फॉलो करते रहेंगे और देखते रहेंगे। 4 दिन में दूसरी बार 13 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए। राजीव कुमार शर्मा को एसीबी का डीजी बनाया गया। वहीं जोधपुर कमिश्नर को रविदत्त गौड़ को कोटा रेंज में लाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि 13 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है, प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला किया गया। 20 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश के 13 जिलों में पानी की समस्या का हल होने जा रहा है। फरवरी में प्रधानमंत्री के हाथों एआरसीपी परियोजना का शिलान्यास किया जा सकता है। प्रदेश सरकार शिलान्यास की तैयारियों में जुटी हुई है।
ईआरसीपी पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के ईआरसीपी के शिलान्यास कराने की तैयारी है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा से पीएम को भूमि पूजन में बुलाने का आग्रह भी किया गया। उन्होंने कहा है कि ईआरसीपी का भूमि पूजन ऐतिहासिक होगा। तय करेगी, सरकार तय करेगी। सरकार जो भी कार्यक्रम तय करेगी उसको बड़ी सफलता से हम आयोजित करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है प्रधानमंत्री जी को भूमि पूजन में बुलाओ और एक बड़ी गैदरिंग करेंगे। तो हो सकता है ये मैंने जो मुख्यमंत्री जी को कहा है प्रधानमंत्री जी इसमें आए, क्योंकि ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी कि सभी बांधों को जोड़ा जाए तो डीपीआर रिवाइज होगी। जो 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो डीपीआर रिवाइज होती है, हो सकता है 50,000 करोड़ तक पहुँचे। उदाहरण के तौर पर हमारे सवाई दौसा जिले में 13 बांध है, जिसमें से केवल एक बांध ही जोड़ा था पिछली सरकार ने। अब पूरे 13 के 13 बांध इसमें जोड़ दिए। तो ये एक जीवनदायिनी योजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के किसानों को मिली है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इन दिनों एक्शन मोड में हैं। बुधवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर औचक निरीक्षण पर निकले और मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री के दौरे से स्कूल में हड़कंप है। मदन दिलावर ने सांगानेर और वाटिका में स्कूलों का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद बच्चों से भी बात की है और स्कूल में रजिस्ट्रों की जांच की। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट जो है ये पेश होगा। ईआरसीपी पर सहमति के बाद किसानों को सरकार से काफी उम्मीदें। उनका कहना है कि सरकार इस बजट में किसानों का खास ध्यान रखेगी, ऐसी उम्मीद लोगों ने जताई है। इस बार बजट में किसानों को बड़ी उम्मीद है। केंद्र सरकार जो बजट लेकर आ रही है उसमें किसानों को किस तरीके से फायदा देने जा रही है, क्या बजट होगा, जो हमारे जो किसान हैं वो क्या चाहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल कोठी सब्जी मंडी, जो जयपुर की सबसे पुरानी एक सब्जी मंडी है, जिसके अंदर जयपुर के आसपास के जो किसान हैं वो यहां पर आते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं मंडी के अंदर ये वो किसान हैं जो खेती सब्जी यहां पर उगाकर और उसको मंडी में बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, पालन पोषण करते हैं। अब तो किसानों को सीधा कनेक्ट करने लगे। किसान क्रेडिट कार्ड हो, बीज हो, ये हो, सब कुछ ये भी ऑनलाइन हुआ है, पारदर्शिता बढ़ी है। तो क्या कुछ लग रहा है बदलाव हो रहा है? ये कुछ नहीं कुछ नहीं हो रहा, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। ये जरूरत होती है, जरूरत तो पानी होता है मेन तो, और पानी नहीं पहुंचता तो फिर बाकी सुविधा तो बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है। जब पानी नहीं पहुंचेगा तो फसल कहाँ से उगेगी, ये बताओ। बिल्कुल सही बात है। लाइट की एक बड़ी दिक्कत रहती है। आपने क्या कहा है कि जो बजट है उसके अंदर क्या जो लाइट है, सोलर जो एनर्जी, उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। हाँ, उसपे सब्सिडी मिलनी चाहिए, तो सब्सिडी मिल ही नहीं पा रही है हमारे को। अभी तो सब्सिडी मिल रही है सोलर, उसके ऊपर हमारे क्षेत्र में नहीं मिल रही। ऐसा क्यों, क्या कारण है? सरकार जो पहले सरकार थी, अब देखो नई सरकार आई थी, अगर वो उसमें सोलर में करे फायदा तो हमको फायदा होगा उससे। जैसे सब्सिडी मिलती है सर, उसमें फायदा हो जाएगा हमको, तो उससे हमारे पानी में भी दिक्कत नहीं है कि रात को भी मोड़ सकते, नाइट को ना। अब राजस्थान में जो है डबल इंजन की सरकार है, क्या कहेंगे, कैसा और बजट आपको चाहिए? पुराने से अच्छा चाहिए हमको, तो जैसे हम पहले से दिक्कत नहीं है वो दिक्कत नहीं झेले, सरकार वो आए जिससे हमको किसान को फायदा हो। लोगों को उम्मीद है, किसानों को उम्मीद है कि इस बार जो बजट है वो किसानों के अनुकूल हो, जिसके अंदर लाइट की जो कटौती है वो नहीं हो। ये भी एक बजट के अंदर या इस तरीके का प्रावधान हो किसानों के लिए कि जो सोलर सब्सिडी है वो इन्हें मिले। साथ ही साथ में जो फसल के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो पानी की जरूरत है। ऐसे में केंद्र सरकार ने ईआरसीपी जो योजना है उसकी डीपीआर को मंजूरी दे दी है, लेकिन जब तक धरातल के ऊपर नहीं उतरती है तब तक किसानों को इसी तरीके से उम्मीद रहे। राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। अंतरिम बजट में क्या होगा क्या नहीं ये कल पता चलेगा, लेकिन आम आदमी से लेकर खास तक सरकार से बड़ी राहत की उम्मीद कर रहा। उदयपुर में न्यूज 18 राजस्थान व्यापारियों के बीच पहुंचा और जाना कि वो इस बजट से आखिर चाहते क्या है। तो सरकार अपना आम बजट पेश करने वाली है और ये चुनावी वर्ष है, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो बजट है ये काफी लोक लुभावना होगा और आम जनता की जरूरतों को पूरा करने वाला होगा। हमारे साथ इस समय व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, टैक्स पेयर्स मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे
किस तरह की आशा उन्हें इस बजट से, अब बताइए कैसी आशा है? अभी की परिस्थिति को देखकर हमें माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से ये आशा है कि बहुत ही अच्छा बजट होना चाहिए, जनता और व्यापारियों के हित का बजट होना चाहिए। जनता में ये लगे कि इस बार बजट आया है जो राम राज्य के अनुकूल आया है, क्योंकि हम सब इस राम राज्य की कल्पना की ओर हैं जो भगवान राम के समय में थी, वैसा बजट अभी मिले। अभी बाजार में एक जो टैक्स पेयर जो चिंतित है क्योंकि व्यापार तो है नहीं और उन्हें सारी तरह के टैक्स पे करने पड़ते हैं, उस टैक्स में राहत मिले, इनकम टैक्स में राहत मिले, एक स्लैब बढ़े जो आज 10 लाख रुपए तक का जो स्लैब है उसको बढ़ाकर 15 से 20 लाख रुपए तक किया जाए। और बाजार में जो कैश फ्लो कम हुआ है, निश्चित रूप से डिजिटल हुआ है लेकिन हर आम आदमी डिजिटल से जुड़ा हुआ अभी तक नहीं है। बाजार में कैश फ्लो कम है, व्यापारी वर्ग चिंतित है, व्यापारियों की पूरी ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। और जो मोदी जी का जो एक सपना है अच्छा भारत देखते हुए, वो इस भारत को बनाए। और हम व्यापारी जो उनसे यही आशा करते हैं भगवान राम के इस जीवन में जो हमारे को उत्साह मिला है इस बार, जो जिस तरीके से हमें राम राज्य का एक आशा मिली है वो हमें आज कल होते हुए दिखे मुझे। राम राज्य का बजट कैसा होता है? राम राज्य का बजट उम्मीदों का होता है, लोगों की आकांक्षाओं उम्मीदों पे खरा उतरने वाला होता है। तो सरकार से हमारी यही है कि बजट जो भी हो आम जनता को राहत पहुंचाने वाला हो, आम जनता को थोड़ा सुकून, थोड़ा सी राहत की बहुत अति आवश्यकता है क्योंकि बाजार में व्यापार भी थोड़ा सा मंदा है, क्योंकि सब चीजें जब से ट्रांसपेरेंसी के दौर में आ गई है तब से थोड़ा सा व्यापार मंदा हो गया है। तो सरकार को चाहिए कि थोड़ी सी पॉलिसी को थोड़ा सा ओपन करे, थोड़ा सा खुला करे बाजार में और थोड़ा सा रोजगार उन्मुखी, क्योंकि जहां तक थोड़ा सा बेरोजगारी की तरफ जो सरकार का ध्यान है वो थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता है। रोजगार उन्मुखी हो, व्यवसायी व्यापारी को उत्साहित करने वाला हो ताकि कोई भी आदमी नौकरी ना ढूंढे और अपना खुद का व्यापार, अपना खुद का बिजनेस जो स्टार्टअप चल रहा है उसको थोड़ा सा बूस्ट मिले, वो सबसे बेहतरीन चीज होगी इस बजट की। इस तरह की उम्मीद आपको है? ऐसा जो राम राज्य में जो बजट था वो राम राज्य आ चुका है और छोटे लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी और मिल रही है और मिलेगी और अच्छी मिलेगी। हम छोटे व्यापारी, हमारे लिए थोड़ी तकलीफ है। जो हमारा ऑनलाइन का जो मार्केट है अगर वो बंद हो जाए तो हमें ये सरकार से उम्मीद है कि हमारा छोटे व्यापारी है, सबसे बड़ी तकलीफ हमको है। जहां तक सुविधा सबको मिल रही है, सबको मिल रही है, हम छोटे व्यापारी को नहीं मिल रही है। और सरकार से अनुरोध है कि हम छोटे व्यापारी की सुनने में और ये ऑनलाइन मार्केट है इसको कम करने में और हमारा बाजार भी चल पड़े, बस हमें ये उम्मीद है। वित्त मंत्री जी से आप क्या आशा कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि व्यापारियों को जैसे इंश्योरेंस और ये पेंशन स्कीम्स ये सब लागू करें और टैक्स में थोड़ी राहत दें जिससे व्यापारी अच्छी इनकम कर सके और अपने भविष्य को सुधार सके। आप युवा उद्यमी है, आप किस तरह से सोचते हैं कैसे युवा बिजनेस सेक्टर में आगे बढ़ पाएगा यदि बजट अच्छा होगा? अगर थोड़ी सब्सिडी दे तो अपन जिसको भी नई फैक्ट्री या फिर कुछ स्टार्टअप करना हो तो उसको हेल्प मिलती है और उसके गाइडेंस के लिए कोई मेंटर्स आप दें कि आप वर्कशॉप करें तो सबसे उनको और अच्छी मिल सकती है। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म में अच्छा इन्वेस्ट करेंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट अच्छा जनरेट होगा और देश में इकोनॉमी अच्छी बूस्ट होगी। बिल्कुल, देखिए तो ये उदयपुर के व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो कि सरकार को टैक्स पे करते हैं, इन्होंने अपनी बात हमारे मार्फत वित्त मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है और कल यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर वैसे तो हर वर्ग को उम्मीदें रहती हैं, लेकिन झुंझुनू में किसान इस बजट से बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है। मोदी सरकार की उम्मीदों के बजट को लेकर किसानों से बातचीत की हमारे संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत ने। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट कल यानी कि 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। इस अंतरिम बजट से सभी को बड़ी आशाएं हैं। आमजन, व्यापारी, गृहिणियों के साथ साथ किसान वर्ग को भी इस बजट से बड़ी उम्मीद है। मैं इस समय मौजूद हूँ झुंझुनू के किसानों के बीच और यहाँ के किसानों से जानते हैं कि कल पेश होने वाले बजट को लेकर उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं। हमारे कृषि उपकरण है उनके ऊपर, जो हमारे ट्रैक्टर है, फुहारा प्रणाली है, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है, उनके ऊपर उचित सब्सिडी मिले। और बिजली के अंदर जो सौर ऊर्जा के ऊपर सरकार बहुत काम कर रही है। किसान ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा के कनेक्शन मिले और सोलर जो पंप्स है
उनके ऊपर पर्याप्त सब्सिडी मिले। और किसान देश की रीढ़ है, जिस देश का किसान कमजोर हो जाता है तो वो देश स्वतः ही कमजोर हो जाता है। यदि किसान का उत्पाद कम मूल्य में बिकेगा, किसान की आमदनी घटेगी, तो किसान की आमदनी के साथ साथ व्यापार, फैक्ट्री और मजदूर है वो सब तबके दबते हैं। इसलिए किसान है मोदी सरकार से यह उम्मीद करता है कि किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान रख करके और उनके पक्ष में बजट पेश किया जाए। कल बजट पेश होने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं किसानों को इस बजट से? किसानों के लिए सब मोदी सरकार है, सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है, अच्छी उम्मीद है हमारे को, और मोदी जी हम सुखी है। क्या कुछ और होना चाहिए ताकि कृषि को नए आयाम और नए पंख मिल सके इस बजट से? देखो, बजट में मुख्य रूप से यही अवधारणा है कि जो खेती की बाजरे गेहूं की फसल है उनके एमएसपी रेट मिल जाए, पहले भी नहीं मिली थी। और मुआवजे के लिए किसान बार बार मुद्दा बनाते हैं, तो बजट में ये भी प्रावधान किया जाए कि किसानों को मुख्य रूप से मुआवजा भी देना चाहिए। कल बजट पेश होने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं झुंझुनू के किसानों को इस बजट से? कल अंतरिम में बजट पेश होने जा रहा है। हमें सरकार से ये उम्मीद है कि अधिक से अधिक किसानों के हित में काम किया जाए। अभी तक एमएसपी के लिए कहा था वो नहीं लागू हुआ। दूसरा क्या है कि जो उर्वरक हैं, रसायन वगैरह है, उनके लिए क्या है सब्सिडी मिलनी चाहिए। किसान के ये जो उपकरण होते हैं जैसे ट्रैक्टर आदि उनके ऊपर भी क्या है कि रियायत मिलनी चाहिए, और रियायत से क्या है कि सरकार उनको दे। दूसरा क्या है, यहाँ पानी की महती आवश्यकता है। यदि ये पानी की यहाँ पर अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तो यहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ेगा। झुंझुनू के अंदर लगभग क्या है 1,500 फीट के नीचे पानी मिल रहा है। वो पानी क्या था कि हर किसान के लिए बड़ा असंभव है, निकालना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। और सरकार चाहे कि मतलब कि किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा दे, ट्यूबवेल या कुएं आदि बनाने के लिए अधिक से अधिक उनकी सहायता की जाए। आर्थिक सहायता नहीं करेंगे तो यहाँ के झुंझुनू के जो जनता है, यहाँ के जो किसान वर्ग है, उसी पर सब कुछ डिपेंड है। पूरा व्यापार है, कृषि है, शिक्षा है, जो भी है वो सब कुछ क्या है कि किसान के ऊपर डिपेंड करता है झुंझुनू के अंदर। और अतः हमें सरकार से आशा है कि इस अंतरिम बजट के अंदर अधिक से अधिक क्या है कि सरकार किसानों के बारे में सोचे, ताकि हर वर्ग, चाहे व्यापारी वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, वो आगे बढ़े और देश उन्नति करे। अगर मतलब क्या है कि सरकार ये करेगी तो निसंदेह क्या है किसानों को प्रोत्साहन देगी, तो ये देश आगे बढ़ेगा और खुशहाल रहेगा। धन्यवाद। कल पेश होने वाले बजट को लेकर किसानों की बड़ी उम्मीद है। किसानों का मानना है कि कृषि से संबंधित उपकरणों पर सब्सिडी मिलेगी तो यहाँ के खेतों में कृषि यंत्र और जो अन्य उपकरण है उनसे कृषि में आधुनिकी आएगी और यहाँ के खेतों में अत्याधुनिक तरीके से फसलें लहला सकेगी। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान।